प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? जनरली जब गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जिस मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत थी उनका बनना भी तो जरूरी है, तो वो बनेंगे कहाँ पर? वो बनेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स हैं उन्हें कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। देखो काफी सारे ऐसे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं? फ्लावर को डेवलप करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे, वो अपने आप को ग्रो करेंगे, मिच्योर होंगे और उनके अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर ये सब फॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई? माइक्रोस्पोर क्या है, मेगास्पोर क्या है, ये सभी लेक्चर में आगे देखेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि मेल और फीमेल गैमेट बनने वाले इवेंट्स को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। अब प्लांट में फ्लावरिंग होने के ठीक पहले प्लांट के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं, जिनमें सबसे पहला चेंज क्या होता है? फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इज द इंडिकेशन। फ्लावरिंग क्या दर्शाता है? अगर किसी प्लांट पे फ्लावर उग चुका है तो वो क्या दर्शाता है? दैट प्लांट की जो वेजिटेटिव फेज थी वो अब खत्म हो चुकी है और वो कन्वर्ट हो चुकी है रिप्रोडक्टिव फेज में, यानी कि अब जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। ठीक है। और इन पर्टिकुलर वेजिटेटिव फेज को रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स, जैसे कि सीजनल वेरिएशन, टेम्परेचर का डिफरेंस, लाइट का डिफरेंस, फोटो पीरियडिज्म, थर्मो पीरियडिज्म, ये सब किस में आता है? ये सभी आपके हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर आएगा। उसके बाद इनफ्लोरोसेंस बियर द फ्लावर बर्ड सॉरी। इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? कई बार फ्लावर एक गुच्छे में लगता है, एक स्टेम के एक प्रॉपर पैटर्न में लगता है, उसे हम इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावर बर्ड्स होंगे और उसके बाद वहाँ पे फ्लावर्स बनेंगे। फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर उग चुका है इसका मतलब उसकी वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुकी है और अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो फ्लावर्स जो हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है प्लांट का। फ्लावर्स के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट का होना इंपॉर्टेंट है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए अपने बोर्ड्स के लिए भी जरूर पढ़िए, अपने क्लास एग्जाम के लिए भी जरूर पढ़िए, लेकिन अपनी पढ़ाई इस लेवल की रखिए कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा डायरेक्टली आपको अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के और करीब लेकर के जा रहा है और आपकी सफलता के और करीब लेकर के जा रहा है। बिकॉज जैसे जैसे आप अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो उसके साथ साथ आपके क्लास के एग्जाम, आपके बोर्ड के एग्जाम, ये सब तो अपने आप ही कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वो मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर का भी लेकर के आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर की बात हो रही है। जो क्लास 11th में हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा था उसके कई सारे पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगी और सभी टीचर्स की तरह कि आपको मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ या फिर फ्लावर में ये होता है आप जान लीजिएगा, नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। क्योंकि आप इस लेक्चर को क्यों देख रहे हो? ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ये थोड़ी ना है कि मैं बोल दूं कि मैंने आपको वहां पढ़ाया था, आप वहां जाकर के देख लेना, हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार ये तो चीज मुझे बताई ही नहीं है, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। फिर काम आ जाता है रटने वाला। तो हमें रटने वाला काम नहीं करना है, हमें मॉर्फोलॉजी को भी यहाँ पर एक बार इंक्लूड करना है, चीजों को, एक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो एनसीईआरटी के अंदर 2.2 पे दिया हुआ है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले टाइम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर, एक फ्लावर जो एक प्लांट पे देखने को मिलता है उसके दिखने से
काफ़ी टाइम पहले ये डिसीजन ले लिया जाता है कि जो प्लांट है उस पे फ्लावर उगने वाला है। इसमें काफ़ी सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं दैट आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। अब आप मुझसे कहोगे मैम मुझे ये फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब समझ में नहीं आया। देखो, स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बनेगी जिस बड से फ्लावर का एक्सेस निकलेगा। पहले फ्लावर नहीं था, अभी तो सिर्फ स्टेम है, प्लांट है। उस स्टेम के अंदर एक ऐसी बड बननी शुरू होगी जिस बड से फ्लावर का एक्सेस निकलेगा और उस एक्सेस की वजह से फ्लावर बनेगा। इसलिए फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। शुरुआत में ही पढ़ाया था दैट फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। क्लियर है मेरी बात? देन इन्फ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसके पास क्या होता है? फ्लोरल बड्स होते हैं और उसके बाद उसी फ्लोरल बड से क्या बनेंगे? फ्लावर बनेंगे। अब आप मुझसे कहोगे फ्लोरल प्राइमोडियम तो समझ में आ गया था, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है? कई बार फ्लावर एक गुच्छे में लगता है, एक स्टेम के एक प्रॉपर पैटर्न में लगता है, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? नाउ इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावर के अंदर तो जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो उसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहेंगे, जो आगे डिफ्रेंशिएट करेगा और डेवलप होगा। यू वुड रिकलेक्ट। अब ये रिकलेक्ट करने के लिए कहाँ से कलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। तो अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था कि एंड्रोशियम के पास क्या होते हैं? द वोल्स ऑफ स्टेमन। अब वोल्स ऑफ स्टेमन का मतलब क्या है? इसका मतलब है रिंग्स। ठीक है, स्टेमन की रिंग्स प्रेजेंट होती है। जो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव रिंग होती है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ठीक है, और हर एक जो स्टेमन है उसके क्या होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा ये आपका स्टेमन है, देख लेना, ये आपका स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन है। ऊपर वाला हिस्सा एंथर, नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट। क्या कहलाता है? फिलामेंट। अब आप देखिए फिलामेंट कैसा, एक स्टिक जैसा है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। और एंथर आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब ये ऐसा भी नहीं होता, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये बाइलोब, यानी कि 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, 2 लोब्स देखने को मिल रहे हैं, इसे हम कहेंगे बाइलोब्ड एंथर। लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एंथर जो है वो नीचे जो ये वाला पार्ट था ना ऊपर बनाया था, ये आपका एंथर होता है और ये क्या होता है? ये बाइलोब्ड होता है। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए यहाँ पर इट विल रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम विल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम के अंदर क्या आता है? कार्पल या फिर आप पिस्टल भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जान लेते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तो आपके दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं, द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वोल्स ऑफ स्टेमन। जो एंड्रोशियम है इट विल कंसिस्ट ऑफ वोल्स ऑफ स्टेमन। इसका मतलब क्या है कि एंड्रोशियम के पास काफी सारी रिंग्स होती हैं। किसकी? स्टेमन की। एंड्रोशियम स्टेमन का बना हुआ होता है। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और हर एक स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है? Each stamen will represent the male reproductive organ। और इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास 2 पार्ट्स होते हैं। पहला फिलामेंट जो कि लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है मेरी बात? इन दोनों लोब्स को आपस में कौन जोड़ता है? कनेक्टिव। देख लेना, ये है आपका एंथर, ये फिलामेंट। इन दोनों एंथर को आपस में किसने जोड़ा है? कनेक्टिव ने। ठीक है, उसके बाद द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। अब देखिए मैंने क्या कहा था? ये जो आपकी पेडिसिल है, पेडिसिल के ऊपर सेपल है, कैलिक्स है, देन आपका कोरोला है। कोरोला के बाद यहां से आपका एंड्रोशियम निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या था जिससे सारी चीजें अटैच थी? थैलेमस। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन के फिलामेंट पार्ट से, ये फिलामेंट पार्ट था ना, फिलामेंट पार्ट किससे अटैच था? थैलेमस थे। तो वही तो लिखा हुआ है फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस या फिर पेटल से। ठीक है, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। अब इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन सैक में बनते हैं। एंथर में यूजुअली 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब के पास, यानी कि हर एक लोब के अंदर, ये जो है ना, ये एक लोब हो गया, ये 2 लोब हो गए। हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं? 2
चेम्बर्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं जिनको हम पोलन सैक कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड, ओके। एंड टेट्रोस्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम का मतलब, टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजियम का मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2, 3, 4। तो एंथर इज अ बाइलोब्ड टेट्रास्पोरो, क्लियर है मेरी बात, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो मेरी बात बड़े ध्यान से याद रखना कि एक ही चीज के कई नाम होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो पोलन सैक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, ये है आपका पोलन सैक, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने हैं ये, 4 हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी के अंदर आपको माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं पोलन सैक, ठीक है। तो पोलन सैक के अंदर क्या होता है, पोलन सैक क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन को बनाएगा। और अगर दूसरा नाम इनका यूज करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बनाएगा, माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो पोलन सैक का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज करेंगे तो माइक्रोस्पोर वर्ड का यूज करेंगे, पोलन सैक वर्ड को यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा। तो क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन का मतलब, देखिए ऐसे स्टेमन जिनके अंदर माइक्रोस्पोर नहीं बन सकते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल, ठीक है। और इस चीज से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे, जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जब पोलन ग्रेन बन जाएगा पोलन सैक के अंदर, तो उस बनने के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो प्रोसेस का नाम होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कुछ चीज बनना, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, ये मत बोलना कि MM मदर सेल है तो ये फीमेल होगा, नहीं, एंड्रोशियम की ही बात हो रही है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वही माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होके क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। इसलिए अलग अलग नाम यूज किए गए हैं। क्या स्टेमिनोड वर्ड समझ में आया, ऐसे स्टेमन जिनके अंदर माइक्रोस्पोर नहीं बन सकता है, जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे, उन्हें हम कहते हैं स्टेमिनोड। क्लियर है बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक स्टेमन है, एक एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा एंड्रोशियम, पूरे को क्या कहेंगे, एंड्रोशियम, जिसमें हर एक को कहेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेमन, ठीक है। जिस स्टेमन में ये जो है, ये हो गया एंथर, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो बाइलोब्ड होता है, और नीचे वाला स्टॉक लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इस पूरे को एक साथ कहते हैं स्टेमन। ये तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बिकॉज बहुत आगे इस पे डिटेल में बताया गया है इसी चैप्टर में। अब एंथर जो है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ टिपिकल एंथर, एक अगर आप टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करो तो वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होंगे, और हर एक लोब कैसा होगा, डाइथिकस होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, ये बाइलोब्ड हुआ, 2 लोब्स हुए, हर एक लोब के पास क्या होंगे, थीका होंगे, 2 थीका होंगे, ठीक है, 2 थीका होंगे, इसलिए उसे बोलते हैं डायथीकस। थीका आर सेपरेटेड। अब ये थीका जो है, ये जो आपने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया था, इनको सेपरेट कैसे किया जाए, इनको सेपरेट किया जाएगा एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो लाइन बनाई थी ना, लेयर बनाई थी, ये इसी की बात की जा रही है। उसके बाद द माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या थे माइक्रोस्पोरेंजिया, कुछ ऐसे थे ना, एक सेकेंड क्या बना दिया, कुछ ऐसे थे ना माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एक सेकेंड, ओके। सो दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, जो हर एक थीका के पास 2 होते हैं, ठीक है। और कितने थीका हैं, 2 थीका हैं। दे फर्दर डेवलप, अब ये आगे, यही जो है माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होंगे ताकि ये किसे बना सके, पोलन सैक को। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था, जो माइक्रोस्पोर आगे जाके फर्दर डेवलप होगा और क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। क्लियर है बिल्कुल। सो
द स्टेमेंस ऑफ फ्लावर। अब एक कंडीशन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है क्लास 11th की में, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगर आपको याद नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप वहां पे जाके पढ़ लेना, बिकॉज मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपको वो चीज दे दी है। स्टेमन ऑफ फ्लावर्स में बी यूनाइटेड। जो फ्लावर्स के स्टेमन होते हैं वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर किसी और स्ट्रक्चर के साथ भी, जैसे कि अगर पेटल के साथ। तो जब वो जो स्टेमन है वो पेटल के साथ अटैच होंगे, ठीक है, पेटल के साथ अटैच होंगे, तो उसे हम कहेंगे एपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, वो है कोहेशन और एडेशन का टॉपिक, ठीक है। स्टेमन के जब फिलामेंट आपस में फ्यूज करेंगे, जब एंथर आपस में फ्यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं कोहेशन, यानी कि जब सेम स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो उसे कहेंगे कोहेशन। फिलामेंट फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए, एंथर एंथर आपस में फ्यूज हो गए, इसे हम क्या कहेंगे, कोहेशन। लेकिन जब नॉन सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज होंगे, कि अगर एक फिलामेंट किससे फ्यूज हो गया, पेटल से फ्यूज हो गया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये कौन सा तरीका हुआ, एडहेशन का तरीका हुआ। क्लियर है बिल्कुल। सो व्हेन नॉन सिमिलर थिंग्स फ्यूज टुगेदर इट इज एडहेशन, ठीक है। सो जब स्टेमन अटैच होता है पेटल के साथ, जो यहाँ पर दिया हुआ है द स्टेमन आर अटैच टू पेटल, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्या कहेंगे, एपीपेटलस कंडीशन। जब स्टेमन पेटल से जुड़ा होगा, अटैच होगा, तो उसे हम एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे, जैसा कि ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है एपीफाइलस, ठीक है, क्या कहते हैं, एपीफाइलस। अब ये एपीफाइलस वाली कंडीशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर पेरियांथ वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब समझना होगा। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 1 में, लेकिन वापस समझा देती हूँ एक बार ताकि रिविजन हो जाए। जो मोनोकॉट होंगे, जो एंजियोस्पर्म के अंदर 2 होते हैं, एक होता है डाइकॉट, एक होता है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलेडन होगा, तो उसमें आपको कैलिक्स और कोरोला अलग अलग देखने को नहीं मिलते हैं। वो दोनों एक कॉमन मतलब लेयर उनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं पेरियांथ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरियांथ। और पेरियांथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। सो ये इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब स्टेमन पेरियांथ से अटैच होगा, तो उसे हम एपीफाइलस कहेंगे, जैसे कि हमें लिली के फ्लावर में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा। बाहर के एग्जाम्पल बाद में पढ़िएगा, पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट है द स्टेमन ऑफ फ्लावर्स। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेमन होंगे फ्लावर के, अगर वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है, वो फ्यूज नहीं किए हैं आपस में। जब एक फ्लावर के अंदर स्टेमन जो है वो अलग अलग होंगे, साथ में फ्यूज नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है। या फिर वो कई बार अलग अलग लेवल पे फ्यूज होंगे, उसे भी हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। अब इस पॉलीएंड्रस का मतलब क्या है, मैम हमें समझा दो एग्जाम्पल के साथ। चलो समझा देते हैं। इफ एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, मान लो एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, तो पॉसिबिलिटी अगर ऐसी है कि 10 में से जो 9 है वो तो आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है, वो 10 में से 9 स्टेमन तो आपस में फ्यूज हो गए, लेकिन एक स्टेमन अलग रह गया, तो कैसी कंडीशन देखने को मिली, 9+1 की कंडीशन देखने को मिली, 9+1 की अरेंजमेंट देखने को मिली। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब स्टेमन आपस में फ्यूज होंगे और उनका एंथर फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ उनका फिलामेंट फ्यूज होगा, एंथर फ्री होगा, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एडेल्फस कंडीशन। तो बिल्कुल पॉलीएंड्रस और एडेल्फस कंडीशन में कंफ्यूज ना हो, बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये तो आपका एंथर है, देखो ये बाइलोब्ड है, 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है, जो किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। और यहाँ पर जब इस वाले स्ट्रक्चर को, एंथर वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा और मैग्नीफाइंग करके देखा गया, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले, ये आपको एंथर का ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पॉलन सैक देखने को मिले। ये क्या है, ये जो आपकी 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, ये पॉलन सैक है, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। और इसके अंदर आपको इतने छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, पॉलन ग्रेन। और इन्हीं पॉलन ग्रेन को एक और नाम से कहा जाता है, जो है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जब डेवलप होते हैं तो वो क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। ये लाइन ऑफ डेहेसेंस क्या है, लाइन ऑफ डेहेसेंस क्या है, जो इन्हें डीजनरेट, ये लाइंस जो है ना, ये डीजनरेट कर जाती हैं जब पॉलन को बाहर निकलना होता है, एनवायरमेंट में जाना होता है, तो ये बर्स्ट करेगा एंथर, और ये जो
लाइंस हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, खुल जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी और इसमें से जो आपका पॉलन ग्रेन है वो निकल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब जब स्टेमन यूनाइटेड होंगे, एक सेकेंड, जब स्टेमन जो है वो यूनाइटेड होंगे इनटू वन बंच, ठीक है, एक बंच या एक बंडल, एक गुच्छे के समान जब वो यूनाइटेड होंगे स्टेमन, पूरे के पूरे स्टेमन, तो वो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनो एडल्फस, यानी कि सारे स्टेमन जो हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लिया है उन्होंने, उस कंडीशन को बोलेंगे मोनो एडल्फस। क्या एडल्फस का मतलब आपको अभी तक याद है? जब स्टेमन फ्यूज होते हैं सिर्फ उनके फिलामेंट से, तो जब सारे के सारे स्टेमन जो उनके फिलामेंट हैं वो फ्यूज हो जाएंगे आपस में और एक ग्रुप बना लेंगे तो उसे बोलेंगे मोनो एडल्फस। एग्जाम्पल है चाइना रोज, हिबिस्कस, एल्थिया। ठीक है, अगर जो यहाँ पर क्या हुआ है, अरेंजमेंट इस तरीके का बना है, यहाँ पर फ्यूजन हुआ है स्टेमन का, तो वो फ्यूजन जब फिलामेंट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप में ना बट के दो ग्रुप में बट गए हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाई एडल्फस। डाई मतलब टू, मोनो मतलब सिंगल। जब सिंगल ग्रुप बन रहा था तो मोनो एडल्फस, जब डबल ग्रुप बन रहा है, दो ग्रुप बन रहे हैं, दो बंडल्स बन रहे हैं, दो बंच बन रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डाई एडल्फस। एज इन पी, एग्जाम्पल इज पी। क्लियर है बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आता है जब यहाँ पर दो बंडल से ज्यादा, ठीक है, क्या होगा, जब दो से ज्यादा ग्रुप बनेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एडल्फस कंडीशन कहेंगे। लिखी हुई है, एग्जाम्पल है सिट्रस। देयर कैन बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। एक फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट है उसकी जो लेंथ है, ये नहीं है कि सभी फिलामेंट की सेम लेंथ होगी, नहीं, जो स्टेमन है उसके अंदर दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, तो फिलामेंट जो है ना वो जनरली अलग अलग भी हो सकता है लेंथ वाइज। तो ये किस में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल सैल्विया और मस्टर्ड के अंदर। ठीक है, अब स्टेमन जो है दे आर फ्यूज्ड बाय एंथर्स ओनली। जब स्टेमन सिर्फ किससे फ्यूज है, अभी तक एडल्फस वाली कंडीशन कौन थी कि सिर्फ और सिर्फ क्या फ्यूज हो रहे थे, फिलामेंट फ्यूज हो रहे थे, वो थी एडल्फस कंडीशन। लेकिन जब सिर्फ एंथर फ्यूज होंगे, फिलामेंट फ्री रहेगा, तो उसे हम कहते हैं सिनजेनेसियस और सिनएंथ्रियस कंडीशन। ठीक है, दे आर फ्यूज्ड एंथर टू फॉर्म अ रिंग अराउंड गाइनोशियम। अब ये क्यों क्या करते हैं, देखो ये आपका पर्टिकुलर गाइनोशियम है, अब ये क्या करेंगे, ये जो फिलामेंट है ये तो आपस में अलग रहेंगे, लेकिन ये जो एंथर वाली चीज है ना, ये एंथर आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे, तो एक तरीके से कवर बना लेते हैं, एक तरीके से छतरी होती है ना, अम्ब्रेला होता है, वैसा ये कवर बना लेते हैं जिससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, गाइनोशियम को। द फ्यूज्ड एंथर, जो एंथर फ्यूज हो गए हैं वो आपस में एक रिंग बना लेंगे अराउंड द गाइनोशियम, जैसे कि सनफ्लावर में देखने को मिलता है। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर स्टेमन जो है वो दोनों रीजन से फ्यूज हो गया, ठीक है, ये जो एंथर्स हैं और ये फिलामेंट ये भी फ्यूज हो गए आपस में और फिलामेंट भी फ्यूज हो गए आपस में, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। एग्जाम्पल है क्यूकेबिटा। ठीक है, अब अगर स्टेमन जो है, स्टेमन कोरोला से छोटा हुआ तो उसको बोलेंगे इंसर्टेड। स्टेमन जो है वो कोरोला से बड़ा हुआ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंसर्टेड का मतलब होता है इफ स्टेमन कोरोला के कंपैरिजन में छोटा है, कोरोला जो है वो बाहर तक उभरा हुआ है और स्टेमन अंदर तक प्रेजेंट है, बाहर से आपको स्टेमन छिपा हुआ दिखाई देगा, बाहर से आपको स्टेमन नहीं देखने को मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्टेड कंडीशन कहते हैं। क्लियर। अब कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें स्टेमन इतना इलोंगेटेड होता है, देखो आपने कई सारे फ्लावर देखे होंगे जिसमें बाहर से ही आपको स्टेमन देखने को मिलता है, ठीक है, लंबी लंबी ऐसी, ये आपका समझ लो फ्लावर है और इसके अंदर आपको इस तरीके से कई ऐसे फ्लावर देखे होंगे ना आपने, ठीक है, तो ये स्टेमन बाहर की तरफ से आप दूर से देखोगे तब भी आपको दिख जाएगा, तो ऐसी कंडीशन होती है एक्सर्टेड। ठीक है, कुछ फ्लावर जिनमें स्टेमन इतना इलोंगेटेड होता है कि वो कोरोला से ऊपर निकल के हमें साफ साफ दूर से दिखाई देता है, तो अलग से दिखाई पड़ता है, उसे हम एक्सर्टेड कंडीशन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एनसीईआरटी की तरफ। किसको पढ़ेंगे अब हम, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें, सो फिगर 2.2, ये वाला जो फिगर है ना इसी की बात कर रहे हैं, 2.2 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो इट शोज दैट 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। एक स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। द लॉन्ग सिलेंडर, जो लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रोक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा एंथर, ठीक है, और ये एंथर जब बाइलोब्ड होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायथिकस।
जो आगे इन्होंने मेंशन किया होगा, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका एंथर है, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट देखो किससे अटैच है, नीचे एक एंड से अटैच है, उस एंड को थैलेमस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। नाउ द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि कितनी ज़्यादा स्टेमन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टेमन भी डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीशीज में, और जो उनकी लेंथ है स्टेमन की वो भी अलग अलग होती है अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर या प्लांट्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। सो जब फ्लावर के पेटल से स्टेमन जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, तो वो क्या शो करेगा, वो थैलेमस शो करेगा। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। अब यहाँ पर तो बिल्कुल स्टोरी ही बता दी गई है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप एक एक स्टेमन कलेक्ट करते हो, किससे, अलग अलग 10 फ्लावर से, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का होना चाहिए, और उनको आप एक स्लाइड पे अरेंज कर दो, तो आप क्या देख पाओगे, आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन देख पाओगे कि हर एक जो स्टेमन है अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर का, वो एक दूसरे से कितना अलग है, ठीक है, एक दूसरे से कितना अलग है। सो केयरफुली आप इसको ऑब्जर्व करना और आप देखना कि कितनी ज़्यादा शेप में डिफरेंस है, कितने ज़्यादा साइज में डिफरेंट है, कि किसका एंथर छोटा है, किस पर्टिकुलर स्पीशीज का एंथर बड़ा है, ये सब पूरी कहानी है। उसके बाद हम देखते हैं अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। एक जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। अगर वो बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहेंगे डाइथिकस, यानी कि 2 थीका है। हर एक, ये एक लोब हो गया, ये 2 लोब हो गया, ठीक है। हर एक लोब के पास 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं डाइथिकस, ठीक है। ऑफन आ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जनरली जब देखो, जनरली दोनों थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो दोनों थीका को अलग अलग करता है। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों थीका को अलग अलग कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। सो द टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। मेरी ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं कि एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, पहली बात तो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर 2 लोब्स देखने को मिलेंगे, और टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। क्लियर है बिल्कुल। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब हम समझते हैं कि अलग अलग तरीके के टिश्यूज जो हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे यहाँ पर है, एक एंथर के अंदर अलग अलग कैसे टिश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बाइलोब्ड नेचर है एंथर का, उसमें आपको इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सबसे पहली बात तो आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे कुछ बनाए, ऐसे बनाए, तो ये हो गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगी। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपका एंथर होता है उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि हर एक लोब में 2 होते हैं। कितने लोब है, 2 लोब है, तो हर लोब में अगर 2 होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। नाउ द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लोब में जब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। जब माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करेंगे तो पोलन सैक बनेगा। क्लियर बिल्कुल। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर बन चुका होगा, ठीक है, जब माइक्रोस्पोर बन चुका होता है तो वो अपने आप को पोलन ग्रेन में ग्रो करता है। उसमें हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, और उस माइटोटिक डिवीजन की वजह से हमारा जो पोलन ग्रेन है उसके पास 2 फॉर्म्स बन जाते हैं, 2 सेल्स बन जाते हैं, जिनमें एक सेल है जनरेटिव सेल और दूसरा है वेजिटेटिव सेल। क्या मेरी ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं डायग्राम में कि देखो मैच्योर फ्लावर है, पूरा का पूरा मैच्योर फ्लावर है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है स्टिग्मा, ये ऊपर वाला जहाँ पे पोलन ग्रेन आके क्या करेंगे, रिसीव होंगे। ये हो गया स्टाइल जिससे अंदर की तरफ जाएंगे पोलन ग्रेन, और ये हो गया आपका ओवरी। ये ओवरी को इन्होंने थोड़ा और यहाँ पर
अच्छे से दिखाया है और ज़्यादा जूम करके दिखाया है, तो इसमें आपको ये ओव्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टेमेन की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर स्टेमेन की बात की गई है। स्टेमेन के अंदर यहाँ पर ये कनेक्टिव क्या है, जो आपस में दो लोब्स को कनेक्ट करता है, उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं, नीचे वाले स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं। और इन सभी के अंदर जो आपको ये चार स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए अब ये ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये डायग्राम पहले देखना जरूरी है। क्या जरूरी है? डायग्राम देखना जरूरी है। देखो ये जनरेटिव सेल बन गया, वेजिटेटिव सेल बन गया, ये सब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा आइडिया भी जरूरी है। देखो जब भी एक लोब जो है, दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया में जो लोब प्रेजेंट है उसके बीच के पार्टीशन लेयर को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। उस समय एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच की जो पार्टीशन लेयर होती है उसे खत्म कर दिया जाता है और एक लंबा सा सैक बन जाता है, एक लंबी सी थैली बन जाती है, उसे हम पॉलन सैक कहते हैं। उसके अंदर कई सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई कि पॉलन सैक क्या होता है? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब डायग्राम समझे। डायग्राम में पहले ये वाला डायग्राम समझेंगे। कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या है? ये जो आपस में इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करती है। उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है, उसके अंदर की लेयर को कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं? एंडोथीशियम। फिर एंडोथीशियम के भी अंदर की लेयर को कहते हैं मिडल लेयर। तो बाहर से अंदर अगर कोई आपसे सीक्वेंस पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, सबसे अंदर मिडल लेयर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दी हुई है टेपिटम। मिडल लेयर के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? टेपिटम। टेपिटम क्या करेगी? टेपिटम स्पोरोजेनस टिश्यू को घेरती है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जहां पर आपके पॉलन ग्रेन वगैरह सब बनेंगे, इसको वो घेर के रखती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े यहां से। आई होप ये, हाँ चलो। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमने ये देखा था ना, ये एक सेकेंड, जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा था ना, इस तरीके से मैंने कई बार बनाया है और आप अगर एनसीईआरटी को पलट के भी देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका ये है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। होते तो चार हैं लेकिन एक एक के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या किया है, देखो ये चार स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी एक पोर्शन को काट के ये लोग इधर लेके गए हैं और उसको और जूम करके दिखाया है, ठीक है, और जूम करके दिखाया है। तो चलो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, सो अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। वो सर्कुलर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखें तो वो हमें कुछ सर्कुलर टाइप का नजर आएगा, ठीक है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, यानी कि ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। कौन सी लेयर्स होती हैं वो? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर टेपिटम, ठीक है। अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, टेपिटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। क्लियर है बिल्कुल। नाउ द एक सेकेंड, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। बाहर की 3 वॉल लेयर, मेरे साथ बोलिए, बाहर की 3 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। अब आप मुझसे पूछोगे ये डिहिसेंस क्या है? ये नरिशमेंट, सॉरी, ये प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि देखो टेपिटम फूड प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के लिए। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो पॉलन ग्रेन में बनेगा। क्या करेगा? आगे मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। और वो ही तो जीवन है, वो ही तो जीवन की शुरुआत है। पोलन ग्रेन बन चुका है, अब जब पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा तक पहुंचेगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो इसलिए उस पोलन ग्रेन को क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए ये जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को,
ठीक है। और टेपिटम क्या करती है? टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जो क्या है? पॉलन ग्रेन, उसको। ठीक है मेरी बात बिल्कुल ओके। सो उसके बाद देखिए यहाँ पर द इनर मोस्ट वॉल लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? टेपिटम। वो क्या करेगी? इट विल नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। जब माइक्रोस्पोर बन चुका है, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं, जब माइक्रोस्पोर बन चुका है अब वो डेवलप होगा। वो डेवलप होके क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। सो पोलन ग्रेन इज द पार्शियली डेवलप्ड। अब कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोर पहला स्ट्रक्चर होता है और फिर वो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? आगे डेवलप हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा कन्वर्ट होते हैं, किसके अंदर? मॉडिफाई होते हैं और बनाते हैं पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन इज द पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अब पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट क्यों बोला? इसलिए बिकॉज अभी ये सिर्फ पोलन ग्रेन है, जब ये स्टिग्मा पे जाएगा तो इसको फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा, और फिर क्या मिलेगा इसे? जैसे ही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा पोलन ग्रेन को, तो इसके अंदर पोलन ट्यूब बनना शुरू होगा। ठीक है। तो जब पोलन ट्यूब वगैरह बन जाएगा तब इसे फुल्ली मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, लेकिन अभी इसे पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। और माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ द मियोसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पोरेंजियम में मियोसिस हुई थी, तब हमारा माइक्रोस्पोर बना था। ठीक है। तो माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ द मियोसिस। ओके। नाउ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल कुड बिकम बायन्यूक्लियस। ठीक है। जो टेपिटम सेल हैं वो बायन्यूक्लिएट क्यों बनते हैं? क्या आप में से कोई इस बात को बता सकता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो है ये, राइट। सो गाइस जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिर्फ बायन्यूक्लिएट कंडीशन का ही जिक्र किया गया है। ठीक है। जो टेपिटल सेल होते हैं वो पॉलीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। टेपिटम सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एंडोमाइटोसिस को शो करता है, इसलिए एक टेपिटम सेल में आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बायन्यूक्लिएट होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब आप एक जो ये कहानी है ना, इसे समझने की कोशिश करना कि जब पूरा पॉलन ग्रेन बन चुका होगा तब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो जाएगा ना पॉलिनेशन करके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है। अभी तो वो किसके अंदर है? पॉलन सैक के अंदर है पॉलन ग्रेन, तो वहां से बाहर कैसे निकालें? तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा जब वो फुली डेवलप हो चुका है। ठीक है। सो बाहर की जो वॉल लेयर है क्या है? बाहर की जो वॉल लेयर है वो क्या होगी? जो एपिडर्मिस लेयर है वो रप्चर करना शुरू हो जाएगी, वो रप्चर करने का काम करेगी। ठीक है। सो जो वॉल लेयर है वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। सो ये जो वॉल लेयर है वो डिजेनरेट कर जाती है और एंडोथीशियम एक पॉइंट से खुलता है। क्या करता है? आपकी सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर ये रप्चर कर जाएगी, तो अगली लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम। अभी एंडोथीशियम ना, क्योंकि बाहर की लेयर तो रप्चर कर चुकी है ही नहीं है वो, तो ये एंडोथीशियम जो है ये एक पॉइंट से ओपन होगा, उस पॉइंट को कहेंगे स्टोमियम। क्या कहेंगे? स्टोमियम। स्टोमियम मतलब पोर, स्टोमा मतलब पोर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए, व्हेन द एंथर इज, अब ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दे दिया। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले होमोजीनियस सेल का जो ग्रुप है जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, इसको एक और नाम से बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इट ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये आपने डायग्राम में देखना है। चलिए देखते हैं डायग्राम में। ये देखिए, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम। अब ये देखिए जो मिडल लेयर है, सबसे बीच में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये क्या है? इट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर है। अब हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। अब ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जैसे जैसे जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। क्लियर है बिल्कुल। नाउ ये यहीं पे यही लिखा हुआ है ना, और वो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। अब आप कहोगे मैम मुझे नहीं समझ में आया कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है। एक मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेगी? 4 सेल बनेगी।
ठीक है, एक मियोसिस होगा तो उससे 4 सेल बनती हैं। शुरुआत में चारों सेल एक कॉमन वॉल को शेयर करती हैं। शुरुआत में चारों सेल एक कॉमन वॉल को शेयर करती हैं, इसलिए वो एक टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, क्योंकि वो एक कॉमन लेयर को ही शेयर कर रही है, कॉमन वॉल को ही शेयर कर रही है, इसलिए उनका प्लॉइडी लेवल होता है एन कंडीशन, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन। क्लियर है बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए नोट्स को एक सेकंड बाद में देखेंगे, पहले एनसीईआरटी देख लें। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, जैसा कि हमने देखा कि हर एक जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, और वो मियोसिस में पार्ट लेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर को बनाएगा। इसका मतलब कि स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन, या तो आप पोटेंशियल पोलन बोल लो या फिर ये ना बोल के आप इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। सो द प्रोसेस, अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी, थ्रू द मियोसिस, मियोसिस के थ्रू होने वाले इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बने। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल, ठीक है। पोलन मदर सेल बोलिए या फिर आप उसे मेगास्पोर मदर सेल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cell। अब जैसे ही माइक्रोस्पोर बन गए तो वो 4 सेल के क्लस्टर, ठीक है, एक ग्रुप वाइज में एक तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। एक मियोसिस जब होती है तो 4 सेल बनते हैं। शुरुआत में जो चारों सेल होते हैं वो एक कॉमन वॉल को शेयर करते हैं, उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे जो एंथर है वो मैच्योर होगा, ठीक है, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट करेगा। अब ये डिहाइड्रेट की कंडीशन क्या है हमें नहीं समझ में आ रही, समझाऊं, चलो। जब एंथर को बर्स्ट करना होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और उसे बाहर जाना है, ठीक है, उसे माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक की बॉडी से बाहर जाना है। तो जब एंथर को बर्स्ट करना होता है तो पोलन ग्रेन को बाहर निकलना होता है। क्लियर, तो जो कनेक्टिव वाटर की सप्लाई है उसको कट कर दिया जाता है। बाहर के एनवायरनमेंट में भी एवापोरेशन हो रहा है और अंदर वाटर तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कनेक्टिव वाटर की सप्लाई को काट दिया गया है। तो उसकी वजह से एंथर क्या होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा है, तो एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और वो बर्स्ट कर जाता है। जैसे ही बर्स्ट कर जाएगा पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हैं इनके अलग अलग ये होते हैं, चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हैं वो अलग अलग होते हैं और हर एक अपना डेवलपमेंट खुद करेगा और पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई हजार पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर होते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, माइक्रोस्पोर मतलब अलग अलग फैल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजारों माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जब जब बर्स्ट होगा, एंथर बर्स्ट होगा तो वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। बर्स्ट कैसे होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी अभी। अब बात करते हैं, ये नोट्स तो पढ़ लें एक बार कि क्या लिखा हुआ है। सो द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, देन उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, और मिडल लेयर से ये मत सोचना कि मिडल लेयर मिडल में आती है, नहीं, मिडल लेयर सबसे इनर वाली लेयर होती है और सबसे लास्ट में आता है टेपिटम, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा माइक्रोस्पोर को यानी कि पोलन ग्रेन को। अब जो बाहर की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है जहां पर आपका पोलन ग्रेन बन रहा है, जहां से जीवन की शुरुआत होगी उस पोलन ग्रेन की, उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सो किसको प्रोटेक्शन देगा, फॉर द डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। और जो टिपिटम है वो क्या करेगा, द टिपिटम विल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। टिपिटम क्या करेगा, टिपिटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन।
उसके यानी कि फूड प्रोवाइड करेगा। इन द यंग एंथर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यंग एंथर के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो क्या करता है, इट विल फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये सबसे जो जोड़ के रखती है इनको वो कनेक्टिव लेयर होती है, दो लोब्स को जोड़ के रखती है, जो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन उसके अंदर एंडोथीशियम, सबसे अंदर मिडल लेयर। टेपिटम लेयर जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर इसका एक पार्ट काट के हम यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा और ज्यादा मैग्नीफाइंग वर्जन में दिखाया हुआ है। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर। चलो माइक्रोस्पोरोजेनिस भी कर लेते हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जो माइक्रोस्पोर के बनने के, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है एंथर की, तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो मियोसिस करते हैं ताकि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, आपने लिख लिया है ना, ठीक है। Each cell of sporogenous tissue has capacity to give rise to tetrad। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो हर एक सेल होता है, उसके पास ये कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को राइज कर सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके। इसलिए हर एक सेल का जो पोटेंशियल होता है, पोलन पोटेंशियल होता है, यानी कि hence each cell is a potential pollen, यानी कि हर एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कर सकता है, एक टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकता है। एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, सो माइक्रोस्पोर जो है वो डिटैच हो जाएगा एक दूसरे से और डेवलप हो जाएगा इनटू पोलन ग्रेन। क्लियर है बिल्कुल। ये आपको कुछ स्कैन की हुई, बहुत ही एक तरीके से जूम की हुई फोटोज आपको दिखा रहे हैं किसकी, पोलन ग्रेन की। तो देखिए सबका साइज, शेप सब कुछ अलग अलग है। क्लियर है बिल्कुल। नाउ यहाँ पर एक सेकेंड, हमने कहाँ खत्म किया था, चलो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पोलन ग्रेन से। सो द पोलन ग्रेन्स क्या है यहाँ पर, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बार मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक चीज बताना भूल गई हूं कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। माइक्रोस्पोर पहला सेल होता है जो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस जो है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और अनइक्वल साइज की सेल को बनाएगा। बड़ी सेल को हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। जब इसके आसपास थिक वॉल बन जाएगी तो इसे हम पोलन ग्रेन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात, अब समझ में आया कि माइक्रोस्पोर कैसे एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। तो अब हम शुरुआत करते हैं पोलन ग्रेन से। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन में बड़ी साफ साफ आपको दिखाई पड़ने वाली दो लेयर देखने को मिलती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन लेयर, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन लेयर, लिखा हुआ होगा यहाँ पर, चलिए नहीं लिखा हुआ, आगे देखते हैं। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस के ओपन एंथर को आप अगर टच करके देखते हो या फिर किसी और फ्लावर के भी एंथर को टच करके देखते हो, सो देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन। तो उसके ऊपर आपको ना, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा क्लास 12 के अंदर या फिर अभी आप करोगे कि उसके अंदर आपको कुछ येलोइश पाउडरी सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके फिंगर्स पे जो लग जाते हैं। उसको अगर आप स्प्रिंकल करोगे ना, उसके ऊपर अगर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर आप लगाओगे और ग्लास स्लाइड के ऊपर आप अगर आप उसे देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर शेप। देखो अलग अलग पोलन ग्रेन की अलग अलग वैरायटी होती है, वेरिएशन शो करते हैं, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सब अलग अलग होता है। क्लियर है बिल्कुल। अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसीलिए बोलते हैं स्टिग्मा जो है वो अपने पोलन ग्रेन को पहचानती है। आई होप ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हो रहा है और एक एक चीज क्लियर हो रही है, राइट। सो पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, और दे मेजर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। कितने के होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायोमीटर होता है। इसके पास दो लेयर होती है, पोलन ग्रेन के पास दो लेयर होती है। आप देख रहे हो ना, ये आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो एनसीईआरटी का, यहाँ पर देखते हैं एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये एक क्या है, ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चार। तो टेट्राड कंडीशन हुई नहीं हुई, ठीक है।
क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं द हार्ड आउटर लेयर, जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। ये किसकी बनी होती है? ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जो एक्साइन लेयर होती है ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी, कि पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके। इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल लेयर होती है वो बहुत ही टफ होती है, यानी कि एक्साइन बहुत ही टफ लेयर होती है और ये बहुत मजबूत होती है। क्लियर है मेरी बात। सो स्पोरोपोलिनिन क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो आज तक हमें पता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में भी रह सकती है, ठीक है, अगर काफी ज्यादा टेम्परेचर है उसमें भी सर्वाइव कर सकती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई के साथ भी ये क्या कर सकती है, यहाँ पर एक तरीके से सर्वाइव कर सकती है। इसको आज तक कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया नेचुरली, ठीक है। नो एंजाइम, एक सेकेंड, no enzyme that degrades sporopollenin is so far known. The pollen grain exine has prominent apertures. अब ये बात क्या हुई? एक्साइन जो है ये आपकी एक्साइन लेयर है, ये अंदर वाली इंट्राइन लेयर है, ठीक है। जो एक्साइन लेयर है ना ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। कैसी होती है? ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। तो एक्साइन के बीच बीच में आपको ये पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये कुछ पोर्स देखने को मिलेंगे और इन पोर्स को हम कहते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स वो पॉइंट होते हैं जहां से जो अंदर की आपकी लेयर है, इंटाइन लेयर जो है, ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या बोलते हैं उसको? इंटाइन लेयर बोलते हैं। ये बाहर निकलती है, इन्हीं पोर्स से बाहर निकलेगी, अदरवाइज जो आपकी स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई एक्साइन वाली लेयर है उसको तो कोई भी नहीं भेज सकता है, उससे बाहर कोई नहीं निकल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो इंटाइन वाली लेयर है वो बाहर निकलती है और ट्यूब को बनाती है, और उसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कैसे डेवलप होता है? इन्हीं जर्म पोर्स से निकल के, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। सो पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। इंटाइन की ही एक्सटेंशन होता है कौन? पोलन ट्यूब। क्लियर है मेरी बात। सो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर्स कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना जर्म पोर्स किसे कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता क्योंकि जो आपकी एक्साइन लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे इंटाइन की लेयर बाहर निकलेगी और पोलन ट्यूब को बनाएगी। सो पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। नाउ पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। अब जो देखो, क्योंकि वो किसके बने होते हैं? स्पोरोपोलिनिन के बने होते हैं, जिसे आज तक कोई एंजाइम नहीं एक तरीके से डाइजेस्ट कर पाया है, तो क्या होगा? वो तो कहीं नहीं मरने वाली है, वो तो खत्म नहीं होने वाली है। तो अगर ये जो पोलन ग्रेन है ना, इन्हें फॉसिल की तरह भी रखा जाता है। क्यों? अगर आप कहीं पे खुदाई करोगे ना तो वहां पे आपको ये जो पोलन ग्रेन है इसका बाहर वाली लेयर यानी कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई एक्साइन लेयर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो अंदर वाली इंटाइन लेयर है जो कि लिविंग पार्ट है उस पोलन ग्रेन का, वो मर चुका है, वो डेड होगा, वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एज अ फॉसिल आपको एक्साइन लेयर मिलेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। जो एक्साइन है उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसलिए अगर हमें किसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन की स्टडी करनी है तो हम उसकी एक्साइन लेयर को, उस फॉसिल को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ द स्पीशीज ऑफ द पोलन ग्रेन। क्लियर है। द एक्साइन अभी हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक? द एक्साइन शुड बी हार्ड। अब देखो ये है ना, आपको क्यों लगता है कि एक्साइन जो है वो हार्ड होने चाहिए? क्योंकि अंदर का जो लिविंग पोर्शन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट। और दूसरी बात, क्यों ये ऐसा होता है? जो आपका एक्साइन लेयर है वो इतनी हार्ड क्यों होती है? बिकॉज ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या है? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को कोई भी यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो आपकी लेयर होती है एक्साइन बाहर वाली स्पोरोपोलिनिन की बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है, कुछ इस तरीके से, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होती है। बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन पोर्स से जो इंटाइन अंदर वाली लेयर है वो अपने आप को बाहर निकालती है और क्या बनाती है? पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। तो ये फंक्शन भी पता चल गया जर्म पोर का। इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये एक थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर है जो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है किसका? आपके पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जब जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होता है तो उसके पास 2 सेल होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक
जनरेशन। तो इसके न्यूक्लियस को जब हम डिवाइड करेंगे, जब माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और अनइक्वल साइज की सेल को बनाएगा, तो उसमें से बड़ी वाली सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, और दूसरी छोटी वाली जो सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो आपस में डिवाइड हुआ, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उसके बाद दो सेल्स बन गई आपके पास, एक वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और मोस्टली सेल का पोर्शन जो है वही कवर करती है। सो वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है, एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसके पास इरेगुलर शेप वाला न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल होती है वो छोटी वाली सेल होती है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो जनरेटिव सेल जो है वो साइटोप्लाज्म के ही, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रही है। नाउ इट इज स्पिंडल शेप, ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है और डेंस साइटोप्लाज्म की, ठीक है। एंड अ न्यूक्लियस अराउंड, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार पहले यहाँ पर नोट्स पढ़ लें पोलन ग्रेन्स के, फिर वो 60% वाली लाइन पे जाएं, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमीट्स, और ये स्पेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, और इनके पास दो लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। बाहर वाली आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। आउटर लेयर हार्ड लेयर होती है जो स्पोरोपोलिनियन की बनी हुई होती है। इट इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, एक्सट्रीमली कैसी होती है, रेसिस्टेंट होती है, एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। इसको आप आज तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं पाया गया है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। एल्कलाइन कंडीशन में, हार्श कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, इन सभी में ये क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। और जो आपकी इनर लेयर है वो थिन लेयर होती है और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। इसका मतलब इसका अपोजिट होगा एक्साइन के साथ। एक्साइन कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, उसके अंदर जगह जगह पे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, जिन पोर्स को हम जम पोर्स कहते हैं। और आपकी इनर लेयर जो है जिसको इंटाइन कहते हैं वो कॉन्टिन्यूस लेयर होती है और पतली लेयर होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। मेच्योर पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। पहला वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला सेल होता है, जब देखो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है किसका, माइक्रोस्पोर का, तो अनइक्वल साइज की सेल को बनाता है, जिसमें से जो बड़ी वाली इरेगुलर न्यूक्लियस वाली सेल होगी उसे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, जिसके अंदर फूड रिजर्व होकर रहता है। और जो जनरेटिव सेल होगी क्या होगी, जो जनरेटिव सेल होगी इट विल बी स्मॉल, ठीक है, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। चलिए अब हम एक बार वापस से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर ही शेड हो जाते हैं, 2 सेल स्टेज पर ही गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 60% के ऊपर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में बाहर निकलते हैं। मतलब जब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलेगा, जब पॉलिनेशन होगा, तब वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। 2 सेल स्टेज का मतलब जनरेटिव सेल होगा, वेजिटेटिव सेल होगा, और 60% एंजियोस्पर्म में हमें यही देखने को मिलता है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अब जो 60% के बाद जो बाकी के 40% वाले एंजियोस्पर्म हैं, 40% वाली स्पीशीज है, उनके अंदर क्या होगा, तो उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ताकि वो 2 मेल गैमीट को बना सके पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले, ठीक है। तो इसे बोलते हैं 3 सेल स्टेज। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। सो पोलन, अब देखो एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पर अच्छी नहीं बोलूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज, कई सारी स्पीशीज के पोलन ग्रेन जो है वो अलग अलग एलर्जीज को और ब्रोंकियल अफेक्शंस को कॉज करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, यानी कि सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिटिस एटसेट्रा, ये सब किसकी वजह से होते हैं, पोलन ग्रेन की वजह से होते हैं, राइट। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, या फिर जो आपने गाजर घास के बारे में सुना है ना, ठीक है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया, जो इंडिया में आई थी कब, जब देखो जब आज़ादी का टाइम चल रहा था, और मतलब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और हम आज़ाद हो चुके थे 1947 के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर क्या था, वो अनाज नहीं था, वीट नहीं था, तो बाहर से क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से मंगाना पड़ता था। तो उसी में क्या हुआ था, वीट, इंपोर्टेड वीट के अंदर आपको क्या देखने को मिला, पार्थेनियम, ये पोलन ग्रेन आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से इट हैज़ बिकम यूबिक्यूटियस इन ऑक्यूरेंस एंड कॉजेज, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोलन एनर्जी हुई, ठीक है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल।
ओके चलिए नाउ पोलन ग्रेन जो है वो दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं. इट हैज बिकम अ फैशन, आजकल ये फैशन बन चुका है इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट. फूड के सप्लीमेंट की तरह इनको लिया जाता है. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में इन सभी पोलन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में. ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं. ठीक है, पोलन कंजप्शन, अब आप बोलते हैं ना कि कई सारे एथलीट्स होते हैं, जो हॉर्सेज होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको इसी पोलन के किससे इंजेक्शन दिया जाता है या फिर पोलन को इंजेक्ट किया जाता है उनकी बॉडी में, उनको कंज्यूम करवाया जाता है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा तेज हो सके. ठीक है, सो कई सारे एथलीट है जो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे हॉर्सेज जो रेस में भागते हैं उनको भी ये पोलन दिया जाता है. क्लियर है मेरी बात बिल्कुल? ठीक है, चलिए आगे बढ़े. एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, व्हेन वंस दे आर शेड, जब एक बार जो आपके पोलन ग्रेन है वो गिर जाएंगे, शेड हो जाएंगे, पोलन ग्रेन को लैंड करना होगा स्टिग्मा पे, यानी कि पहुंचना होगा स्टिग्मा पे, इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी लूज कर दें. इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो उन्हें कहाँ पहुंचना होगा, स्टिग्मा तक पहुंचना होगा अपनी वायबिलिटी खत्म होने से पहले. अब ये वायबिलिटी क्या है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, यानी कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहते हैं और कितने टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे. अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएं तब भी नहीं कर पाएंगे. तो ये ना वेरी करता है. कई पोलन ग्रेन है जो सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रहेंगे. 30 मिनट तक अगर उनका पॉलिनेशन नहीं हुआ और वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. और कईयों के अंदर तो काफी सारे महीनों तक ये वाइबिलिटी इनकी बनी रहती है, और कई महीनों तक अगर ये पहुंच गए स्टिग्मा तक तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे. वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द पीरियड फॉर विच ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल. ठीक है, कि कितने टाइम तक वायबल रहेंगे ग्रेन्स, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है, काफी ज्यादा वेरिएशन है इसके अंदर. ठीक है, एंड ये डिपेंड करता है ऑन द कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर कि वो पोलन ग्रेन सर्वाइव करेगा, कितने टाइम तक करेगा या नहीं करेगा. ओके, कई सारे सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट, इनके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर, जैसे वो रिलीज हुआ है, जैसे ही एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज किया है तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको पहुंचना पड़ेगा कहाँ तक, व्हीट के स्टिग्मा तक, उस फ्लावर के स्टिग्मा तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. अदरवाइज अगर 30 मिनट के बाद वहां पे वो पहुंचता है तो कोई फायदा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. और कुछ मेंबर्स हैं रोसिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के, कि उनकी जो वायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा महीनों तक रहती है, कई महीनों तक रहती है. यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग, अब आपने सुना होगा कि सीमेन जो है, स्पर्म जो है, काफ़ी सारे एनिमल्स का इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, अब जैसे हमने एनिमल्स के स्पर्म को, सीमेन को क्या करके रखा, स्टोर करके रखा, ह्यूमंस के सीमेन को, स्पर्म को स्टोर करके रखा, वैसे ही हम फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पोलन ग्रेन को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं. हम उसे प्रिजर्व करने के लिए ना हमें यानी कि बहुत सारे सालों तक उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है. तो हम कैसे रखेंगे उसे, हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर है -190 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर हम रखेंगे ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक समय और टाइम मिक्स हो गया, काफ़ी लंबे समय तक उसे हम क्या कर सकें, प्रिजर्व करके रख सकें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक. क्लियर है बिल्कुल. नाउ सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड, अब इन पोलन को कहाँ यूज करेंगे, पोलन बैंक्स में. ठीक है, जैसे कि हम सीड बैंक बनाते हैं ना, सीड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, वैसे ही पोलन बैंक में से यूज कर सकते हैं ताकि हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को और ज्यादा डेवलप कर सकें. क्लियर है बिल्कुल. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 60% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं. 2 सेल स्टेज का मतलब कि जनरेटिव सेल होगा और क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा. लेकिन जो दूसरे जनरेटिव सेल होते हैं दे विल अंडरगो माइटोसिस, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर माइटोसिस होगा. जब उनके अंदर माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमीट बनेंगे, इट विल फॉर्म 2 मेल गैमीट, जिसको हम कहेंगे, स्टेज को कहेंगे 3 सेल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट एक की बजाय 2 मेल गैमीट बन चुके हैं और एक तो आपका फीमेल गैमीट होगा, तो 3 सेल स्टेज. द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, अब वही बताई हुआ है कि वायबिलिटी कितने टाइम तक लिविंग रहेंगी वो पोलन ग्रेन, वो 30 मिनट से लेके कई महीनों तक डिपेंड करती है. और ये मेन किस
चीज़ पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उसके ऊपर। क्लियर है मेरी बात। अब इससे आगे है आपका पिस्टिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक। क्लियर बात। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, उसके बारे में जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको अच्छे समझ में आई हो। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में और एम्ब्रियोसेक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो गाइज विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।